नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो से हम एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो आपके फरवरी 2022 में एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसके लिए यहां पर मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है। आप सभी को ये पता होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो आपके 50 प्रश्न हैं ये जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के सेक्शन से पूछे जाते हैं। वैसे टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होती है और इन 120 प्रश्नों में से 50 प्रश्न आपके इस पार्टिकुलर सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो आज ये जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है इसमें जो आपके अधिकांश प्रश्न हैं वो हमने पीवाईक्यू से लिए हुए हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर संडे की तरह इस संडे भी अनअकैडमी के ऊपर कॉम्बैट का आयोजन किया जा रहा है। ये कॉम्बैट बिल्कुल फ्री होता है, एक प्रकार का ये टेस्ट होता है और अगर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पिन कमेंट में आपको इस टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और जब आपसे कोड पूछा जाएगा तो आप लोग यूज करिएगा कोड KV10। टेस्ट देने का फ़ायदा क्या है? तो देखिए, पहला फ़ायदा तो आपको यही मिलेगा कि यहाँ पर आप लोग प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन आपको 40 मिनट में करने होंगे और अगर आप लोगों की रैंक यहाँ पर टॉप में आती है तो अनअकैडमी के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें आपको फ्री में यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये बेनिफिट का लाभ आप उठा सकते हैं। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और इसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं KV10 कोड के साथ में। बाकी अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, जो क्लास आपकी सुबह 12 बजे होती है। इसमें हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए टोटल 100 प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके अलावा अगर आप लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के लिए जो आपके साइंस के प्रश्न हैं उसको हम लोग रात में 10 बजे करते हैं डिस्कस। तो दोनों बिल्कुल फ्री क्लास है, यानी कि इसके लिए आपको कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं है। बस डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आप लोग इन क्लासेज का पूरा लाभ उठा सकते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए भी आप लोग इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। पहला प्रश्न है कि लेडी विद ए लैम्प किसे कहा जाता था? तो ये आपके इससे पहले जो सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इन्हीं को लेडी विद ए लैम्प के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। दरअसल 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था इटली शहर में और इसीलिए 12 मई को हर दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे भी मनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो हमारी नर्सिंग है उसकी संस्थापक माना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, तो इन्हीं को लेडी विद ए लैम्प कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोहे के ऊपर जंग लगना एक आम उदाहरण है किसका? तो ध्यान रखिएगा, लोहे के ऊपर जब जंग लग जाती है तो एक हमारा नया कंपाउंड बन जाता है और हम लोग उस कंपाउंड से फिर से प्योर लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि जब लोहा नमी और वायु के साथ में ऑक्सीजन करता है तो ये हमारा फेरस ऑक्साइड वगैरह बना लेता है और उसी को हम लोग जंग और गांव की भाषा में मोर्चा कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस स्थिति में निर्णय कौन लेता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें विवाद की स्थिति में जो निर्णय है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 71 में ये साफ साफ बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका निर्णय हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के द्वारा सिंधु जल संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी?
तो आप सभी को याद रखना है कि जो सिंधु जल समझौता है ये आपका हुआ था 1960 में। अच्छा, किसके बीच हुआ था? तो हमारे उस समय जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, उनके बीच में ये कराची शहर में हुआ था। शहर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये CBT 1 में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सबसे लंबी अगर हम रेलवे सुरंग की बात करें तो इसका नाम है पीर पंजाल टनल। क्या नाम है? पीर पंजाल टनल इसका नाम है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। इस टनल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जम्मू और कश्मीर के बारमूला लाइन पर इसका निर्माण किया गया है और इसकी टोटल लंबाई है 11.21 किलोमीटर। तो यहाँ पर पीर पंजाल टनल यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रेड डेटा बुक, जिसे आप लोग रेड लिस्ट भी कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, जब हम लोग रेड डेटा बुक की बात करते हैं तो IUCN के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से हमारे दुनिया में जो जानवर हैं या जो आपके पौधे की लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उन सभी की डिटेल इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें आपके जो भी स्पीसीज होते हैं उनको कई सारे कैटेगरी में रखा जाता है और इसी को कहते हैं रेड डेटा बुक। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे CSIR की एक लैब है और ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? हैदराबाद में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने किस अंग्रेजी देश के लिए खेला था? तो सचिन की बात करें, इन्होंने खेला था आपके यॉर्कशायर के लिए। किसके लिए? यॉर्कशायर के लिए। 1992 में सचिन तेंदुलकर ने यॉर्कशायर के लिए खेला था, जो कि आपके इंग्लैंड का एक क्लब है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पौधे से संबंधित उत्पाद नहीं है? अब देखिए, अगर हम लोग जूट की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली हमें पौधे से मिलता है, रबड़ भी मिलता है, टीक भी मिलता है। लेकिन अगर हम लोग हनी की बात करें तो ये हमें डायरेक्टली पौधे से नहीं मिलता है। हालांकि मधुमक्खियों के द्वारा जो शहद बनाया जाता है उसके लिए जो रस होता है वह लोग फूलों से एकत्रित करते हैं और फूल आपके पौधों पर ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो मधुमक्खी होती है वह उस रस को प्रोसेस करके बनाती है हनी। तो इसीलिए हनी आपके डायरेक्टली पौधे का उत्पाद नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे पृथ्वी का जो क्रस्ट है यानी कि जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, इस पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पपड़ी पर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है तो वो मिलता है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर क्या मिलता है? तो दूसरे नंबर पर मिलता है आपको सिलिकॉन, जो कि एक मेटलॉयड है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी मेटल मिलती है तो सबसे ज़्यादा जो मिलने वाली मेटल है इसका नाम है एल्यूमिनियम। ये आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है और फिर होता है आयरन। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो हैली धूमकेतु की बात करें, लास्ट टाइम ये हमको दिखा था 1986 में। तो अगली बार ये हमें दिखेगा 2061 में, यानी कि लगभग 76 ईयर के बाद में हैली धूमकेतु आपको देखने को मिलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि अब ये 27 जुलाई 2061 को देखने को मिलेगा। इससे पहले ये 1986 में देखा गया था। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर से पूछा गया था। तो ये बस मैंने आपकी जानकारी के लिए रखा हुआ है कि करंट अफेयर में किस प्रकार के प्रश्न आपके CBT 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराजा जय सिंह ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण किया था? तो महाराजा जय सिंह के द्वारा टोटल आपके 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये 5 शहर कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जयपुर हो गया, मथुरा है, उज्जैन है, उसके अलावा आपका वाराणसी है और यहाँ पर है दिल्ली। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे जयपुर में जंतर मंतर है इसको यूनेस्को ने अपने धरोहर में शामिल किया था 2010 में। तो सवाई राजा जयसिंह सेकंड के द्वारा
खगोलीय भौतिकी के लिए 1724 से 1735 के बीच में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर 5 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अली हुसैन खान जिनका उस समय निधन हुआ था, ये प्रसिद्ध कौन थे? तो अगर हम लोग अली हुसैन खान की बात करते हैं तो ये आपके एक शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अब देखिए भारत के कुछ शहनाई वादक के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब हैं, अली अहमद हुसैन खान हो गए, अनंत लाल हो गए, एस बलेस हैं, राजेंद्र प्रसन्ना है और रघुनाथ प्रसन्ना है। तो ये सारे हमारे शहनाई वादक हैं। ऑप्शन डी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में जो पहला आम चुनाव है ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पहला आम चुनाव आपके 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आम चुनाव का मतलब क्या होता है? देखिए, आम चुनाव का मतलब आम को चुनना नहीं होता है। आम चुनाव या जनरल इलेक्शन का मतलब देश में लोकसभा के चुनाव से होता है। तो ये चुनाव आपका पहली बार 1951-52 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास वोटों की समानता के मामले में एक निर्णायक वोट होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? देखिए, मान लीजिए हमारे सदन में किसी भी बिल के ऊपर वोटिंग हो रही है, तो यहाँ पर उस बिल के पक्ष में 100 वोट पड़ते हैं और 100 वोट पड़ते हैं उसके विपक्ष में। तो उस स्थिति में हमारे लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह इस बिल के ऊपर अपनी सहमति देता है और इसके बारे में अनुच्छेद 100 में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, ये शुरू हुआ था आपके 12 मार्च को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। तो ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें, ये आपको मिलेगा बनारस में। कहाँ पर है? बनारस में है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब देखिए, अगर हम लोग भारत में बात करते हैं रेल इंजन की, तो ये टोटल 5 स्थानों पे बनते हैं। जैसे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स हो गया जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, बिजली का इंजन बनाता है। डीजल वाला आपके वाराणसी में है। उसी प्रकार से डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री एक है जो कि आपको बिहार के मारवोहरा में मिलेगी। मालगाड़ियों के लिए इंजन यहाँ पर बनता है। अभी आपने सुना होगा कि वैगवारा नाम से हमारे यहाँ पर सबसे शक्तिशाली इंजन बना है 12,000 हार्स पावर का। इसको बनाया है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री ने, जो कि आपको बिहार के मधेपुरा में मिलेगा। और एक है डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स, ये आपको पंजाब के पटियाला में मिलेगा। तो नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फिलहाल सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, चाहे आप 15 की बात करें चाहे अभी की बात करें, ये आपका होता है उड़ीसा के चंद्रभागा बीच पर। कहाँ पर? चंद्रभागा बीच पर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, चंद्रभागा बीच आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश का यह पहला बीच है जिसको यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो ऑप्शन बी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो कि पानी में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? तो देखिए, पानी में आणविक ऑक्सीजन छोड़ने वाला जो जीव है इसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। क्या नाम है? फाइटोप्लैंक्टन नाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अच्छा, देखिए, फाइटोप्लैंक्टन के बारे में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जब हमारे पृथ्वी का आरंभिक वातावरण बना था यानी कि वायुमंडल बना था तो उसमें आपके ऑक्सीजन नहीं था। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है उसके द्वारा यहाँ पर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन का निर्माण किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रेशम का उत्पादन किस देश में शुरू हुआ था? तो रेशम के उत्पादन की बात करें, ये शुरू हुआ था चाइना में। कहाँ पर? चाइना में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अच्छा, इस समय रेशम के उत्पादन में जो हमारा देश है वह दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि रा का पूरा नाम क्या है? देखिए, रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या नाम है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा
और इसके जो इस समय कार्यकारी निदेशक हैं उनका नाम है सामंत गोयल। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बियर किसका नाम है। तो देखिए ग्रेट बियर की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक है कॉन्स्टलेशन, यानी कि ये आपका है नक्षत्र। अच्छा, नक्षत्र होते क्या हैं? तो अगर हम लोग नक्षत्र की बात करें तो जब हमारे कुछ तारे एक निश्चित समूह में व्यवस्थित होते हैं तो उस पूरे समूह को नक्षत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशन। अब आपने अपने आसमान में इस प्रकार के बहुत सारे तारों का समूह देखा होगा और आपको आसमान में लगता होगा जैसे तारे आपके गुच्छे में बनाए गए हैं। अच्छा, अगर हम लोग इस ग्रेट बियर की बात करते हैं तो ग्रेट बियर को हम लोग उर्सा मेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्सा मेजर भी कहते हैं। और ये आपको बिल्कुल भालू के शेप में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा सी यानी कि कॉन्स्टलेशन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वेब पेज पर वापस आने वाले जो भी उपयोगकर्ता होते हैं इनकी पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी पहचान करने के लिए कुकीज़ का यूज होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए यानी कि कुकी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बंगाल सती विनियमन 1829 किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा और इसको हटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था हमारे राजा राम मोहन राय का। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वह प्रोग्राम कौन सा है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। तो ये होता है हमारा कंपाइलर। क्या होता है? कंपाइलर होता है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पानी के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मिनमाता बीमारी का कारण है। तो मिनमाता बीमारी की बात करें, ये आपके जापान देश की बीमारी है और इसमें मुख्य रूप से जो आपके फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है वह जब पानी में जाता है उस पानी को आपकी मछलियाँ पीती हैं और मतलब उस कचरे को मछलियाँ खा लेती हैं और फिर जब लोग उस मछली को खाते हैं तो उससे उनके शरीर में पहुंचता है मिथाइल मरकरी। तो मिथाइल मरकरी मिनमाता बीमारी का कारण है। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया है इसके नियंत्रण के लिए या फिर इसको नियमित करने के लिए प्राधिकरण कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर स्टॉक मार्केट होता है इसको रेगुलेट करती है सेबी। कौन करती है? सेबी करती है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 1992 में एक एक्ट के द्वारा इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया गया था। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा और अजय त्यागी इस समय इसके प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी स्टेट इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है। तो अगर हम स्टेट की बात करें इसका नाम है पाक स्टेट। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित संस्करण के लिए पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट से किसे सम्मानित किया गया था। तो नाम इनका क्या है? इनका नाम है इलायस होवे। क्या नाम है? इलायस होवे इनका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं इलायस होवे के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले सिलाई मशीन का निर्माण किया गया था और इसी के लिए इनको 1846 में दिया गया था पेटेंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गीले कचरे को खाद में बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसको आप लोग क्या कहेंगे। तो देखिए इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। क्या नाम है? कंपोस्टिंग इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में जो हमारा अवध था इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो अवध की बात करें इसका नाम है कौशल। क्या नाम है? कौशल इसका नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। ध्यान रखिएगा जो आपका अवध है जिसे हम लोग अयोध्या भी कहते हैं, अयोध्या मुख्य रूप से आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है। सादत अली खान की बात करें तो ये आपके अवध के पहले नवाब थे और आपको एक राजा का नाम ध्यान रखना है जो कि है राजा प्रसेनजीत का नाम। ये आपके 6वीं सेंचुरी में कौशल किंगडम के बहुत ही फेमस राजा हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि मछली का जो दिल होता है इसमें आपको कितने चैम्बर मिलेंगे। देखिए पुरुषों के दिल में आपको बहुत सारे चैम्बर मिलेंगे ऐसे, क्योंकि अलग अलग चैम्बर में अलग अलग लोग रह सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मछली के दिल की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे सिर्फ 2 चैम्बर। कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो देखिए हमारा दिल 4 चैम्बर का होता है। काकरोच की बात करें तो इसका दिल में 13 चैम्बर होते हैं। मेढक की बात करें तो इसका दिल में 3 चैम्बर होता है। और चिड़िया के दिल में आपको 4 चैम्बर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है। तो देखिए चाहे आपको राज्य का मुख्यमंत्री बनना हो या देश का प्रधानमंत्री बनना हो, अगर आपकी एज 25 ईयर है न्यूनतम तो आप लोग इस पद पर जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा जो मुख्यमंत्री है वो आपके विधान परिषद का सदस्य होता है या फिर जो पीएम है वो आपके राज्यसभा का सदस्य होता है तो उसकी एज मिनिमम 30 साल होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2016 में गुजरात लायंस का मालिक कौन था। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। हालांकि गुजरात लायंस टीम अब नहीं खेलती है, केशव बंसल इसके मालिक थे। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। बाकी इस समय जो आपके टीम के मालिक हैं उनके नाम आपको ध्यान रखना है। हालांकि 2 नई टीम भी ऐड हो चुकी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उन 2 टीम के मालिक कौन हैं ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि 1923 में 3 स्थिति यातायात सिग्नल का जो पेटेंट है ये आपके किसके द्वारा कराया गया था। तो 3 स्थिति यातायात सिग्नल के पेटेंट की बात करें, इसको कराया था गैरेट मॉर्गन ने। किसने? गैरेट मॉर्गन ने कराया था। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो गैरेट मॉर्गन की बात करें, इन्हीं के द्वारा आपके 3 जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं इनका आविष्कार किया गया था और इसीलिए 1923 में इसका पेटेंट राइट इनको मिला था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो देखिए चाहे उस समय की बात करें या अभी की बात करें, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक जो राज्य है उसका नाम है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र की। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना कौन उपजाता है तो ये उपजाता है ब्राज़ील, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि गोवा को महाराष्ट्र राज्य के साथ विलय करने का जो विकल्प है ये किस वर्ष दिया गया था। तो ये जो विकल्प है ये गोवा को दिया गया था 1967 में। आप सभी को पता होगा कि 19 दिसंबर 1961 को हमारी भारतीय सेना के द्वारा जो गोवा है उसको पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था, उनको मार मार के यहाँ से खदेड़ा गया था। और उसके बाद में 1967 में इनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप लोग चाहें तो महाराष्ट्र के साथ में मिल सकते हैं। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूनिकोड आपका क्या प्रदान करता है। तो यूनिकोड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके हर भाषा के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक यूनिक कोड देता है और इसीलिए इसका नाम ही है यूनिकोड। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो जीपीएस जिसका यूज हम लोग अपने गूगल मैप्स वगैरह में करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा अमेरिका ने इसको डेवलप किया है। अच्छा, हमारे यहाँ का भी एक सिस्टम शुरू हो चुका है जिसका नाम है नाविक, या इसे हम लोग IRNSS के नाम से जानते हैं, जिसको हमने सबसे पहली बार 2013 में लॉन्च किया था। बाइडू आपके चाइना का है। ग्लोनास की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रसिया का है और एक गैलीलियो है जिसको बना रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कांचीपुरम में जो आपके कैलाश नाथर का मंदिर है इसको किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो इसको बनाया गया था हमारे पल्लव डायनेस्टी के शासन के दौरान। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। तो पल्लव डायनेस्टी के हमारे एक राजा थे जिनका नाम था राज सिंह, उन्हीं के द्वारा 685 से 705 AD के बीच में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का जो गठन है ये आपके किसने किया था। तो ये जो हमारी लीग है इसका गठन किया था रास बिहारी बोस ने।
किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के द्वारा 2016 में विश्व विरासत टैग निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? तो देखिए यूनेस्को से बहुत प्रश्न आते हैं आपके NTPC CBT 1 या 2 एग्जाम में, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन फिलहाल के लिए हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देखिए 2016 की बात करते हैं तो आपके 3 ऐसे स्मारक हैं जिनको दर्जा मिला था। एक तो नालंदा महाविहार है, एक कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है और एक आपके है ले कार्बूसियर की वास्तुकला। इस साल आपके 39वें नंबर पे जो रुद्रेश्वर टेम्पल है जिसे हम लोग रामप्पा टेम्पल कहते हैं उसको दर्जा मिला है और 40वें नंबर पे गुजरात के धौलावीरा को मिला है दर्जा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपको कटक में मिलेगा। जो हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये देहरादून में है, बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि शोध संस्थान नई दिल्ली में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम लोग अगरकर शोध संस्थान की बात करें तो ये आपके नासिक में नहीं है, ये आपको मिलेगा पुणे में। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही है? तो ध्यान रखिएगा जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी 11वें नंबर वाली, जो कि 2007 से 2012 तक चली थी, उसमें हमने GDP ग्रोथ का टारगेट रखा था 9% और हमने अचीव किया था 8%। तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी फिल्म है जो कि ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित नहीं हुई है? तो ध्यान रखिएगा इस फिल्म का नाम है यहाँ पर बाहुबली। हमारे देश से आधिकारिक तौर पर जिन 3 फिल्मों को ऑस्कर में एंट्री मिली है उसमें से आपकी मदर इंडिया है जिसको 1957 में पहली बार मिला था, फिर सलाम बॉम्बे को मिला है और फिर मिला था लगान को 2001 में। तो ध्यान रखिएगा बाहुबली आपकी ऑस्कर में नामित नहीं हुई है, ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा 2021 में जो हमारा ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है इसमें हम लोगों ने भेजा था एक मूवी को जिसका नाम क्या है वह आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल 2022 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए हमने कुजांगल नाम की एक मूवी को यहाँ पर भेजा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस जनित नहीं है? तो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारे इंसोम्निया की बीमारी होती है जिसे हम लोग अनिद्रा भी कहते हैं, ये आपके CC फ्लाई के जरिए होती है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन फिलहाल हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए टेक्निकली इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल का होता है, लेकिन इनको 2 सालों का एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शहर और उसके जो वास्तुकार हैं वो आपके सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कोलकाता को बसाया था जाप चारनाक ने, मतलब इन्होंने इसको डिजाइन किया था। भुवनेश्वर का किया था कोनिसबर्गर ने। चंडीगढ़ का किया था ली कार्बूसिये ने जो कि यूनेस्को के हेरिटेज में भी शामिल है। रॉक गार्डन की बात करें तो इसको बनाया था नेक चंद सैनी ने। फ्रेडरिक विलियम इसके वास्तुकार नहीं थे, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एडविन लुटियंस इसमें से किस स्मारक के वास्तुकार नहीं थे? तो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो इंडिया गेट का डिजाइन उन्होंने बनाया था, संसद भवन का डिजाइन भी बनाया था पुराने वाले, राष्ट्रपति भवन का भी डिजाइन बनाया था, लेकिन जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में इसका डिजाइन तैयार किया था जॉर्ज बीटेट ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो लुटियन साहब के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये जो सारे हमारे स्मारक हैं इनका डिजाइन इन्हीं के जरिए तैयार किया गया था। तो इस प्रकार से पहले मॉक टेस्ट में हमने 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट।